गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। टेस्ट नंबर 29 प्रारंभ करने से पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि आज से लेकर परीक्षा तिथि तक टेलीग्राम लिंक पर आपके टेस्ट प्रतिदिन लिए जाएंगे एवं प्रतिदिन व्याख्या के लिए यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप सिलेक्शन लेकर मेरे प्रयास को सफल बनाएं। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 29। टेस्ट नंबर 29 का पहला प्रश्न है, पर्यटकाः आगच्छन्ति इतः ततः भ्रमन्ति। पर्यटकाः आगच्छन्ति इतः ततः भ्रमन्ति। पर्यटक आते हैं, रिक्त स्थान इधर उधर घूमते हैं। रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, रिक्त स्थान में आपके तानी, ताहा, ते और तई ये ऑप्शंस दे रखे हैं और ये सारे के सारे सर्वनामक शब्द हैं। तो आपको याद रखना है कि सर्वनामक शब्दों की ही हमें रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। इसका हिंदी करके देखते हैं। पर्यटक आते हैं और वे इधर उधर घूमते हैं। देखिए, सर्वनामक शब्द हैं, वह कर्ता के अनुसार चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वनामक शब्द सदैव कर्ता के अनुसार चलते हैं। इस वाक्य में कर्ता आपका है पर्यटकाः। कर्ता का नाम है पर्यटकाः, अर्थात बहुत सारे पर्यटक। ये पर्यटक जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। ध्यान दीजिएगा, पर्यटक पुल्लिंग शब्द है और ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो इसी के अनुसार हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। यदि राम होता तो अपन कहते वह, लेकिन पर्यटकाः बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे वे। अब पुल्लिंग में बहुवचन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है वह हमें चूज करना है। देखिए, ऑप्शन अ में लिखा है तानी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन अ में लिखा है तानी। आपने सुना होगा तत्, ते, तानी। ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन में यदि आपका पर्यटका पुल्लिंग है तो हमें रिक्त स्थान में पुल्लिंग ही भरना होगा, लेकिन नपुंसकलिंग शब्द दे रखा है तानी। तत्, ते और तानी, तानी शब्द नपुंसकलिंग का बहुवचन है। अतः आपको ध्यान रखना है, हमें तो पुल्लिंग का बहुवचन भरना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ब है ताहा, सा, ते, ताहा। ये जो ताहा है वो स्त्रीलिंग का बहुवचन है, जबकि हमें पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन भरना है। ऑप्शन सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है ते। ते आता है, ध्यान दीजिए, ते कहाँ आता है? सह, तऊ और ते आता है पुल्लिंग के बहुवचन में, और हमारा क्लू भी पुल्लिंग का बहुवचन ही था। अतः क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर हो जाएगा ते। अब देखिए, पूरा सेंटेंस देखते हैं। पर्यटकाः आगच्छन्ति ते इतः ततः भ्रमन्ति। पर्यटक आते हैं और वो इधर उधर घूमते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जब परीक्षा में आते हैं तो आपको याद रखना है कि कर्ता के अनुसार ही सर्वनामक शब्द चलेंगे। राम एक है तो आएगा वह, अर्थात सह, लेकिन यहाँ पर्यटक बहुत सारे थे, अतः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आएगा। तो सह, तऊ, ते, यहाँ पर रिक्त स्थान में ते आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अस्त्यात्मा पदस्य विग्रहम भविष्यति। अस्त्यात्मा पद का विग्रह क्या है? देखिए, संधि, जब भी संधि का कोई समस्त पद आता है तो हम उसके बिल्कुल सेंटर में देखते हैं। बिल्कुल सेंटर में देखने पर हमें पता चल रहा है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको आधा अक्षर और पूरे अक्षर को नोटिस करना है। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है यण संधि का कि समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में य, र, ल, व, ध्यान दीजिएगा, समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में यर, ल, व आए और उनके आगे वाला अक्षर यदि आधा हो तो संधि का नाम हो जाता है यण संधि। देखिए, अस्त्यात्मा में भी य के आगे आधा अक्षर आ रहा है, जो कि यण संधि का सूचक है। यदि आपसे पूछा जाता अस्त्यात्मा पद में कौन सी संधि है
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यण संधि है। लेकिन हमसे विग्रह पूछा गया है। देखिए विग्रह में अस्त्यात्मा में हमें यण संधि का य नज़र आ रहा है, और आपको याद रखना है कि यह तो अभी संधि बनने के बाद नज़र आ रहा है, लेकिन विग्रह में तो इसके बैक में जाना पड़ेगा, और य के बैकग्राउंड में क्या होगा, य बनता है ई से, तो य के बैकग्राउंड में हमेशा ई रहा होगा। तो ई वाला पद आपको ढूंढना है। देखिए ऑप्शन अ में है अस्त, ऑप्शन ब में है अस्ति। ये अस्ति ही आपका ई है, जो कि इको यणची सूत्रानुसार ई की जगह य बना होगा। देखिए यह जो है वो हलंत होगा, यह हलंत में आत्मा मिलने पर यात्मा बन गया होगा। इसी प्रकार अस्ति धन आत्मा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, समस्त पद के बिल्कुल सेंटर में यर लव है, उसके आगे वाला अक्षर आधा है, तो संधि का नाम हो जाएगा यण। देखिए यदि समस्त पद में य है तो हमें इसके बैक में याद रखना है कि हमें ई वाला पद ढूंढना है। यदि समस्त पद में व होता तो याद रखें हमें ऊ वाला पद ढूंढना होगा। तो यण संधि की खोज आपको इस प्रकार से करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर था अस्ति धन आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, संयोग संज्ञा कस्य भवति। संयोग संज्ञा किसकी होती है। ऑप्शन अ है स्वरस्य, ऑप्शन ब है व्यंजनस्य, ऑप्शन स है उभयो, ऑप्शन द है वर्णानाम। संयोग संज्ञा का सूत्र क्या है, संयोग संज्ञा किसे कहते हैं उसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अंतरा संयोगः। ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र ऐसा है हलो अंतरा संयोगः। अब देखिए अंतरा का तात्पर्य है बीच में। हमसे ये कहते हैं कि यदि व्यंजन के पश्चात व्यंजन आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ये हमसे कहते हैं कि व्यंजन के पश्चात पुनः व्यंजन आ जाए, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का स्वर नहीं हो, तो दो व्यंजनों के मध्य किसी भी प्रकार का स्वर नहीं होना ही संयोग कहलाता है। तो हमसे पूछा है संयोग संज्ञा किसकी होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संयोग संज्ञा व्यंजनों की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आदिरन्त्येन रिक्त स्थाने किम भविष्यति। आदिरन्त्येन और फिर दे रखा है रिक्त स्थान, और आपसे पूछा गया है कि रिक्त स्थान में क्या होगा। ऑप्शन अ है संहिता संज्ञा, ऑप्शन ब है संहेता संज्ञा, ऑप्शन स है उपधा संज्ञा, ऑप्शन द है लोप। तो आपको याद रखना है कि आदिरन्त्येन क्या भरना है। देखिए आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मैं संहिता भरूं या संहेता भरूं, तो ध्यान दीजिएगा, परः सन्निकर्षः संहिता। याद रखिए ये बहुत ही सरल परिभाषा है संधि की, जो कि पाणिनि ने दी है। परः सन्निकर्षः, परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता का मतलब है संधि, जबकि आदिरन्त्येन संहेता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब संहेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सकर्मकः अकर्मकः च कस्य भेदद्वयं वर्तते। सकर्मक और अकर्मक किसके दो भेद हैं। सकर्मक एवं अकर्मक किसके दो भेद हैं। ऑप्शन अ है कर्मस्य, ऑप्शन ब है क्रियायाः, ऑप्शन स है लकारस्य, ऑप्शन द है विभक्त्याः। तो देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं ऐसा सुना है हमने, तो सकर्मक और अकर्मक किसके दो भेद हैं, यह क्रिया के दो भेद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब क्रियायाः। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कालिदासः रिक्तस्थान ग्रंथानाम रचयिता अस्ति। कालिदास इतने ग्रंथों का रचयिता है। देखिए ऑप्शन में हमें 7 शब्द के रूप दिए गए हैं। प्रश्न पढ़ने के बाद ऑप्शंस को ज़रूर देखिए ताकि आप ये डिसाइड कर पाएँ
कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति किनसे करनी है। देखिए यहाँ ग्रंथानाम और ग्रंथानाम के आगे के लिए संख्याओं का रिक्त स्थान है। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियो में कि संख्याएं जो हैं वो विशेषण होती हैं और संख्याएं हमेशा विशेष्य के अनुसार चलती हैं। इस पद में आपका विशेष्य है ग्रंथानाम। अब देखिए विशेष्य में जो लिंग वचन और विभक्ति होगी, विशेष्य में जो लिंग, जो वचन और जो विभक्ति होगी वैसा ही आपका रिक्त स्थान संख्या होगी। तो देखते हैं ग्रंथानाम में क्या है। ग्रंथानाम में मूल शब्द है ग्रंथः और ये ग्रंथः जो शब्द है वो पुल्लिंग में चलता है। देखिए आपको याद रखना है पुस्तकम तो नपुंसकलिंग में चलेगा लेकिन ग्रंथः पुल्लिंग में चलेगा। बहुत जल्दी आपके लिए मैं लिंग वाला जो आपका बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा है उसको भी क्लियर करूँगी। उसके लिए पूरा एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें लिंग ज्ञान आपको मैं करवा पाऊँ। और इसके साथ ही मैं आपको कल से आपकी आज शाम से ही टेलीग्राम पर डाउटफुल क्वेश्चन वाली सीरीज़ शुरू हो रही है जो कि टिल एग्जामिनेशन तक हम लोग वीडियो देना चाह रहे हैं। तो आज शाम से ही डाउटफुल टेस्ट सीरीज शुरू हो रही टेलीग्राम पर, जिसकी व्याख्या कल सुबह आपको दी जाएगी। तो इस प्रकार डाउटफुल क्वेश्चन 200 हमें देने हैं, जो कि डाउटफुल क्वेश्चन और सामान्य आपके जो टेस्ट अभी वर्तमान में चल रहे हैं उस प्रकार के टेस्ट मिलाकर टिल एग्जामिनेशन तक मेरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आप केवल अपने चयन को सुनिश्चित कीजिए। तो देखिए हमारा प्रश्न था कालिदासः रिक्त स्थान ग्रंथानाम रचयिता अस्ति। देखिए ग्रंथानाम जो है आपका विशेष्य है और संख्याएं जो रहती हैं वो सदैव विशेषण रहती हैं और विशेषण सदैव विशेष्य के अनुसार चलता है। तो ग्रंथानाम में जो लिंग, जो विभक्ति और जो वचन होगा वही आपका लिंग वचन विभक्ति इस 7 संख्या की भी चलेगी। देखिए ग्रंथ शब्द पुल्लिंग में है और इसका षष्ठी बहुवचन बनता है ग्रंथानाम। ध्यान दीजिएगा, ग्रंथ शब्द का षष्ठी बहुवचन बनता है ग्रंथानाम। तो आपको यहाँ पर सप्त संख्या के लिए भी षष्ठी बहुवचन चलाना पड़ेगा। तो देखिए ग्रंथ से बनता है ग्रंथानाम, उसी प्रकार सप्त के लिए क्या बनेगा। ऑप्शन अ है सप्त, ऑप्शन ब है सप्तानाम, ऑप्शन स है सप्तान, ऑप्शन द है सप्ताह। तो इसमें से षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है आपका सप्तानाम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यण स्थाने इक इति अभिधीयते। यण के स्थान पर इक आ जाना क्या कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यण के स्थान पर इक आ जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन अ है यण संधि। यण संधि में तो इक के स्थान पर यण आता है। ध्यान दीजिएगा, इक के स्थान पर यण आता है। उपधा, उपधा आपको कहते हैं किसी भी प्लस के निशान से पहले वाले अंतिम से द्वितीय यानी कि सेकंड लास्ट वर्ण को उपधा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेकंड लास्ट वर्ण को उपधा कहते हैं। तो यह तो आपसे पूछा गया है कि यण के स्थान पर इक क्या होगा, तो ऑप्शन द गलत है, सॉरी ऑप्शन ब भी गलत है। ऑप्शन स है यण आदेश। यण आदेश तो इक के स्थान पर यण आ जाना ही यण आदेश है, जो कि यण संधि में होता है। तो ऑप्शन स भी आपका गलत है। ऑप्शन द है संप्रसारणम, और ये संप्रसारण आपका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है धातुओं के साथ, और मैंने बहुत सारे वीडियो में संप्रसारण के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं आपको। तो आपको कह रहे हैं कि यण के स्थान पर इक आना क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा संप्रसारण। देखिए संप्रसारण जो है वो यण संधि का विपरीत है। यण संधि में इक की जगह यण लगेगा, लेकिन संप्रसारण में यण के स्थान पर इक लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यण के स्थान पर इक लगना संप्रसारण कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अष्टाध्यायी ग्रंथस्य प्रथम सूत्रम किम। अष्टाध्यायी ग्रंथ का पहला सूत्र कौन सा है। ऑप्शन अ है आद्युपदेशम, ऑप्शन ब है वृद्धिरादैच, ऑप्शन स है वृद्धिरेचि, ऑप्शन द है वृद्धिर्भवति। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ का पहला सूत्र कौन सा हो जाएगा।
देखो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि का सबसे महान ग्रंथ है। यह व्याकरण की आधारशिला माना जाता है। इस ग्रंथ का प्रारंभ भी उन्होंने मंगल सूचक शब्दों के माध्यम से किया है। तो मंगल सूचक शब्दों में आपके लिए लिखा है वृद्धिरादैच, अर्थात वृद्धि होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों के ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के कारण उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ का पहला सूत्र हो जाएगा वृद्धिरादैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। गो प्लस अग्रम अस्मिन किम भविष्यति। गो प्लस अग्रम में क्या बनेगा। ऑप्शन अ है गवाग्रम, ऑप्शन ब है गो अग्रम, ऑप्शन स है गो अग्रम। देखिए यहाँ पर आपको गो ही पढ़ना है, गो अग्रम। ऑप्शन द है उपर्युक्त सर्वाणी। देखिए गो प्लस अग्रम क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन अ जो है उसमें गो का जो अ है, ध्यान दीजिएगा, गो का जो ओ है उस ओ को अवंग आदेश होता है और अवंग में अंग की संज्ञा हो जाएगी तो अब बचेगा, है ना। गो के ओ को अब बचेगा और ये पद बन गया गव और पीछे से आपका अग्रम आ जाएगा। तो देखिए गव का व और पीछे से अ और अ मिलके आ बन गए। तो ऑप्शन फर्स्ट में बनेगा गवाग्रम। गवाग्रम आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ब है गो अग्रम। कई बार गो प्लस अग्रम को कोई भी रूप आदेश नहीं होता, वह यथावत बनते हैं। तो गो अग्रम भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन स है गो अग्रम, अर्थात अवग्रह आ गया है। ध्यान दीजिएगा पूर्व रूप संधि में क्या होता है कि ए या ओ के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, ए या ओ प्लस के निशान से पहले या तो ए है या फिर आपका ओ है। इसके बाद यदि अ आ जाता है तो वो अ आपका अवग्रह बन जाता है। इस नियमानुसार यहाँ पे गो में ओ है, पीछे अ है, तो इस अ का अवग्रह बनना चाहिए था। इस सूत्रानुसार गो अग्रम यानी अवग्रह वाला रूप भी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सर्वाणी, अर्थात गो प्लस अग्रम के 3 संभावित रूप लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए गए हैं और ये तीनों ही रूप बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। हिमवतः हिमालयात गंगा प्रभवती। हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए मूल शब्द यदि हिमालय है तो बनेगा हिमालयात, किंतु मूल शब्द यदि हिमवत है, ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द यदि हिमवत है, हिमवत का त हलंत होता है और हलंत वाले शब्दों का पंचमी और षष्ठी एक वचन जब हम बनाते हैं तो हलंत हट जाता है और उसकी जगह विसर्ग लग जाता है, तो शब्द बन जाता है हिमवतः। इन दोनों का हिंदी अर्थ हिमालय से यही रहेगा। तो हिमालय से गंगा निकलती है। वाक्य अस्मिन पंचमी विभक्ति ही कस्मात् सूत्रात्। इस वाक्य में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से बनेगी। ध्रुवम पाये अपादानम, जनीकर्तुः प्रकृतिः, वारणार्थानाम इप्सितः, भुवः प्रभवः। देखिए ऑप्शन अ है ध्रुवम पाये अपादानम, अर्थात जो स्थिर है उसमें पंचमी लगेगी। तो हिमालय से गंगा तो निकल रही है, स्थिर नहीं है, तो सूत्र अ नहीं होगा। आपका सूत्र अ तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति के लिए काम करेगा। ऑप्शन ब है जनीकर्तु प्रकृति ही, अर्थात कोई वस्तु यदि उत्पन्न होती है तो उसकी उत्पत्ति के मूल कारण में पंचमी विभक्ति होगी। और यह जो सूत्र है आपका, इसका उदाहरण तो है बीजात वृक्षः जायते, ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते। इस प्रकार के ऑप्शन रहेंगे। कामात क्रोधः जायते, जनिकर्तु प्रकृति में तो जायते वाली बात आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन स, वारणार्थानाम इप्सितः। यदि किसी पसंदीदा वस्तु या व्यक्ति के साथ कोई अनिष्ट वस्तु या व्यक्ति लग जाए तो उस बुरी चीज़ को तो हम हटाएंगे और हमारा जो फेवरेट है उसको बचाएंगे। तो जिस फेवरेट को हम बचाएंगे उसमें पंचमी विभक्ति लगती है, तो उस सूत्रानुसार आपका वारणार्थानाम इप्सितः लगता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यवेभ्यः गाम वारयति, जो के खेत से गाय को हटाता है।
तो यह ऑप्शन भी आपका गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः में देखिए प्रभव शब्द कैसे बना, प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु से प्रभव बनता है और प्रभव का रूप चलता है, जैसे पठ का पठती वैसे प्रभव का रूप चलता है प्रभवती। ध्यान दीजिएगा। तो भुवः प्रभव सूत्रानुसार प्रभव के लिए आएगा शब्द प्रभवती धातु। तो आपको याद रखना है कि कहीं भी यदि ऑप्शन में प्रभवती पीछे दे रखा है तो मूल सूत्र में प्रभव शब्द आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा हिंट है आपका क्वेश्चन राइट करवाने का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी को आधार मानकर निकलता है तो जो आधार है उसमें पंचमी विभक्ति होगी। यहाँ देखिए हिमालय से गंगा निकलती है या गंगा बहती है। गंगा तो बह के चली जाती है, लेकिन गंगा ने बहने का आधार किसको बनाया, किसको आधार मानकर वो निकली है, हिमालय को। अतः हिमालय में पंचमी विभक्ति होकर हिमवतः एवं हिमालयात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वयम कर्माणि कुर्मः वाक्यम इदम कर्मवाच्ये परिवर्तयत। वयम कर्माणि कुर्मः, हम सबके द्वारा कार्य किया गया। इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूप क्या होगा? ऑप्शन अ है अस्माभिः कर्माभिः क्रियते। ऑप्शन ब है अस्माभिः कर्म क्रियते। ऑप्शन स है अस्माभिः कर्मा क्रियन्ते। ऑप्शन द है अस्माभिः कर्माणि क्रियन्ते। देखिए लगभग चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अपना जो टेक्निक है उसके आधार पर आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन दे रखा है आपका वयम। देखिए वयम का हमें तृतीया विभक्ति लगानी है। देखिए वयम क्या है, अहम आवाम वयम, यानी कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो हमें भी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय प्रथमा की जगह तृतीया करनी है। अब प्रथमा की जगह तृतीया करने में ये बहुवचन है, तो हमें भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन लेना पड़ेगा। तो देखिए अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः। तो हमारा वयम के स्थान पर हो जाएगा अस्माभिः। देखिए अस्माभिः हमारे चारों ऑप्शंस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर्ता में हमें तृतीया भरनी है, कर्ता में तृतीया आ जाएगी तो अस्माभिः बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कर्माणि। कर्म शब्द नपुंसकलिंग में चलता है। अपनी नोटबुक में ज़रूर से आप नोट करें कि कर्म शब्द सदैव नपुंसकलिंग में चलता है। कर्मम कर्मे कर्माणि, जैसे पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, उसी प्रकार कर्माणि जो है वो कर्म शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है कर्माणि। तो देखिए मैंने कहा था नपुंसकलिंग जो शब्द हैं उनको आपको कर्मवाच्य में नहीं बदलना है, क्योंकि नपुंसकलिंग जो शब्द हैं उनकी प्रथमा और द्वितीया दोनों विभक्तियां सेम रहती हैं। तो कर्माणि के स्थान पर कर्माणि ही आएगा, और कर्माणि हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन अ और ऑप्शन द में। कोई बात नहीं, राइट आंसर जो है उसमें बिल्कुल कोई ना कोई क्लू होगा जो कि इन चारों से अपने आप को अलग कर देगा। देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, सदैव मैंने बताया है कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। तो वयम के अकॉर्डिंग कुर्मः बनेगा, किंतु कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी तो कर्माणि के अनुसार चलेगा। ध्यान दीजिएगा कर्माणि यहाँ पर कितने हैं, बहुत सारे। ध्यान दीजिएगा कर्माणि में कौन सा वचन प्रयुक्त होता है, बहुवचन प्रयुक्त होता है। तो आपको याद रखना है कि कर्माणि के अनुसार क्रिया भी आपकी बहुवचन में चलेगी। तो क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते। देखिए ये जो क्रियता दे रखा है वो तो एक वचन है, जबकि हमें क्रियन्ते लगाना है जो कि आपका बहुवचन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द क्रियन्ते। तो पूरा वाक्य बन जाएगा अस्माभिः कर्माणि क्रियन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। उपन्यासः पदस्य प्रकृति प्रत्ययाः च के। उपन्यास पद का प्रकृति और प्रत्यय कौन है? ऑप्शन अ है उप प्लस न्यास प्लस घय, उप प्लस न्यास प्लस घय। न्यास भी देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, और यहाँ पर
न्यास कोई धातु नहीं है, न्यास धातु के भी विग्रह हो सकते हैं। तो ऑप्शन अ आपका गलत है। ऑप्शन ब, उप प्लस नी प्लस आस प्लस गए। देखिए आपसे उपसर्ग के बाद प्रकृति और प्रत्यय पूछा है। उपसर्ग हैं यहाँ पर दो, उपन्यास शब्द में उप और नी दो उपसर्ग हैं। प्रकृति का मतलब धातु होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति का मतलब होता है धातु, और यहाँ पे धातु है आपकी अस। धातु आपकी कौन सी है? अस है। देखिए ऑप्शन द को देखिए, उप उपसर्ग नि उपसर्ग दो उपसर्ग हो गए, अस आपकी कौन है? धातु, और घय आपका कौन है? प्रत्यय। इस प्रकार उपन्यास शब्द आपका निष्पन्न हुआ है। ऑप्शन ब में आस धातु है, और आस धातु का तात्पर्य तो बैठना है, तो उपन्यास में हम बैठते नहीं हैं। उपन्यास में तो हम कहते हैं उप यानी समीप, न्यास यानी रखना। किसी व्यक्ति का जो चरित्र है उस चरित्र को या किसी व्यक्ति की जीवन की घटनाओं को उसके जैसा का जैसा हम प्रस्तुत कर दें तो वो उपन्यास कहलाता है। तो उपन्यास पद में कितने उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग हैं, उप उपसर्ग एवं नि उपसर्ग। कौन सी धातु है? तो अस धातु है। और देखिए जहाँ भी घय प्रत्यय होता है वहाँ आपका साउंड रहता है अह, तो उपन्यासः, ये जो अह है उसमें आपका घय प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। चार संख्यायाः कृते, चार संख्या के लिए क्रमवाची संख्या उचितम नास्ति। चार संख्या के लिए कौन सी क्रमवाची संख्या उचित नहीं है? अर्थात चार को क्रमवाची संख्या में क्या क्या कहते हैं और कौन सा एक नहीं कहते हैं। तो देखिए मैंने संख्याओं पर बहुत अच्छा वीडियो भी आपका डाला हुआ है, टेस्ट सीरीज डाली हुई है। इसके बाद देखो संख्याओं पर सामान्य प्रश्न हमने बहुत कर लिए थे, हम इस बार क्रमवाची संख्याएं भी कंटिन्यूसली लेकर आ रहे हैं। मेरे हर एक वीडियो में क्रमवाची संख्या का एक एक प्रश्न अवश्य है। मेरा उद्देश्य है कि परीक्षा का लेवल चाहे कितना भी उच्च क्यों ना हो, हमारा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारी प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल की चल रही है। क्रमवाची संख्याओं को भी हम हर बार वीडियो में डाल रहे हैं। तो देखिए चार को क्रमवाची संख्या में क्या नहीं कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। देखिए चार को क्रमवाची संख्या में हिंदी में कहेंगे चौथा, जैसे चौथा लड़का, चौथी लड़की, तो चौथा चौथी इसको कहते हैं क्रमवाची संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, चौथा यदि पुल्लिंग में है तो क्या क्या ऑप्शंस उसके बनते हैं। देखिए चतुर्थः, चतुर्थः आपका बनता है चौथा के लिए, तुरीयः बनता है चौथा के लिए, तुर्यः बनता है चौथा के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट संख्या है कि चार को क्रमवाची संख्या में क्या क्या कहते हैं। चतुर्थः, तुरीयः, तुर्यः, इन सब का मतलब है चौथा। आपका ऑप्शन ब में लिखा है चत्वारी। ये जो चत्वारी है ये तो चत्वारः शब्द का अर्थात चार शब्द का नपुंसकलिंग है। देखिए एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्र, त्रीणि, चत्वारः, चतस्र, चत्वारि। तो चत्वारि तो आपका नपुंसकलिंग का बहुवचन है, तो यह क्रमवाची संख्या आपकी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अस्वस्थः जनः रोगम निवारयितुम् औषधालयं गच्छति। अस्वस्थ कोई व्यक्ति है वह अपना रोग का निवारण के लिए औषधालय जाता है। इस वाक्य में अव्यय पदम वर्तते, अव्यय कौन सा होगा? ऑप्शन अ है रोगम, ऑप्शन ब है निवारयितुम्, ऑप्शन स है औषधालयः, ऑप्शन द है अस्वस्थः। देखिए सामान्यतया हम क्या करते हैं कि अव्यय के लिए च, इव, यथा, पुनः, कदा, इतः, ततः, तत्र, अत्र, श्व, अद्य, ऐसे कॉमन से तो हमें याद हैं, लेकिन कोई ऐसा पद हो जो कि अव्यय में हमने नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि कुछ प्रत्यय जो हैं वह भी आपके अव्यय हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने कि कुछ प्रत्यय भी ऐसे हैं जो कि अव्यय हैं।
और उसमें से एक प्रत्यय है आपका तुमुन। तुमुन, त्वा और ल्यप, ये तीन प्रत्यय ऐसे हैं जो कि प्रत्यय भी हैं और अव्यय भी हैं, क्योंकि इन तीनों प्रत्ययों के रूप नहीं चलते हैं। पठ से पठितुम, अब इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में पठितुम ही रहेगा। अब आपने देखा है त्वा अर्थात पठित्वा, पढ़ करके। अब पठित्वा तीनों लिंगों में एक जैसा ही चलेगा। ल्यप, ल्यप को भी आपने देखा होगा कि इसके भी तीनों लिंगों में रूप नहीं चलते हैं। जिनके तीनों लिंगों में रूप नहीं चलते हैं, जो एक ही लिंग में चलते हैं, वे ये तीनों प्रत्यय भी आपके अव्यय कहलाएंगे। तो देखिए इस पूरे पद में आपका ये जो पूरा वाक्य दे रखा है, इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। देखिए निवारयितुम, नि उपसर्ग, वारी धातु, तुमुन प्रत्यय से निवारयितुम बना है। और निवारयितुम में तुमुन प्रत्यय है और तुमुन प्रत्यय निसंदेह एक अव्यय है। अतः क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब, निवारयितुम। अपनी नोटबुक में अवश्य रूप से लिखें, तुमुन, त्वा और ल्यप ये तीनों ही अव्यय प्रत्यय हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। स्वरादि निपातम रिक्त स्थान, रिक्त स्थाने किम भविष्यति। स्वरादि निपातम और रिक्त स्थान दे रखा है, रिक्त स्थान में कौन सा पद उचित होगा। ऑप्शन अ है कारकम, ऑप्शन ब है अव्ययम, ऑप्शन स है धातुः, ऑप्शन द है प्रत्यय। तो आपने सुना होगा स्वरादि निपातम अव्ययम, स्वर आदि निपात भी अव्यय कहलाते हैं। तो ये परिभाषा है, परिभाषा आपको लिखकर याद करनी है। तो स्वरादि निपातम अव्ययम, क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राजा एक सेवक पर क्रोध करता है, राजा एक सेवक पर क्रोध करता है। वाक्य से संस्कृतानुवादः भविष्यति, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। राजा एक सेवक पर क्रोध करता है। देखिए क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय अर्थानाम यम प्रतीकोपः तस्मै चतुर्थी। इस सूत्रानुसार क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय इन सभी धातुओं का प्रयोग होने पर जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। राजा एक सेवक पर क्रोध करता है, इसके स्थान पर, सेवक के स्थान पर आप कृपया बालक पढ़ने की कृपा करें। आपको पढ़ना है बालक, क्योंकि हमारे ऑप्शन में बालक के रूप चल गए हैं। राजा एक बालक पर क्रोध करता है। ध्यान दीजिए, राजा एकम बालकम क्रुध्यति, ऑप्शन ब है राजा एकेन बालकेन क्रुध्यति, ऑप्शन स है राजा एकाय बालकाय क्रुध्यति, ऑप्शन द है राजा एकस्मै बालकाय क्रुध्यति। देखिए जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो यहाँ पर बालक पर क्रोध किया जा रहा है, अतः बालक में कौन सी विभक्ति आएगी, चतुर्थी। बालक की चतुर्थी विभक्ति मुझे दो स्थानों पर नजर आ रही है, ऑप्शन स में और ऑप्शन द में। देखिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि संख्यावाचक शब्द सदैव पीछे वाले व्यक्ति और वस्तु अर्थात विशेष्य के अनुसार चलेंगे। देखिए बालकाय में चतुर्थी है तो आपका एक संख्या में भी चतुर्थी आनी चाहिए थी। देखिए बालकाय के अनुसार एकाय लिखा है और एकाय एक जो शब्द है उसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एकाय नहीं है, वो तो है आपका एकस्मय। ध्यान दीजिएगा क्या है आपका, एकस्मय है। जैसे आपने देखा होगा ना, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन, ताभ्याम तई, तस्मय, वैसे ही एकस्मय बनेगा। तो आपका एकस्मय बालकाय यह पद बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। वेदेषु कस्मिन् स्वरे चिह्नः प्रयुक्तः न भवति, वेदों में किस स्वर पर चिह्न प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन अ है स्वरितः, ऑप्शन ब है अनुदात्तः, ऑप्शन स है उदात्तः, ऑप्शन द है अल्प प्राणः।
तो वेदों में किस स्वर पर कोई चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? तो वेदों में देखिए सामान्यतया 3 प्रकार के स्वर माने जाते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त का उच्चारण हमें बहुत ज़ोर से करना होता है, तो इसकी परिभाषा बन जाती है उच्चई उदात्त। अनुदात्त का उच्चारण हमें थोड़ा धीरे करना होता है, तो इसकी परिभाषा बन जाती है निश्चैरनुदात्त। स्वरित की परिभाषा बन जाती है समाहारः स्वरितः, अर्थात उदात्त और अनुदात्त दोनों को मिलाकर बोलना समाहार यानी कि स्वरित कहलाता है। तो हमसे चिन्ह की बात पूछी गई है, वेदों में किस स्वर पर कोई चिन्ह नहीं लगता? तो देखिए आपकी सीक्वेंस याद करने की ये रहेगी, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो वेदों में उदात्त स्वर पर कोई चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन स। अनुदात्त में कोई वर्ण लिखा है उसके नीचे इस प्रकार की रेखा खींची जाती है, और स्वरित में किसी वर्ण के ऊपर एक खड़ी रेखा खींची जाती है। तो ये स्वरों के चिन्ह दे रखे हैं वेदों में, ध्यान दीजिएगा। उदात्त पर कोई रेखा नहीं आती, अनु का मतलब है पीछे, वो तो आपको पीछे से आपको नीचे ध्यान रखना है कि अनुदात्त में नीचे लाइन आती है और स्वरित में एक ऊपर रेखा खींची जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, सामूहिक मौन पाठनम अस्मिन् स्तरे उपयुक्तः। सामूहिक मौन पाठन किस स्तर पर उपयुक्त होता है? सामूहिक मौन पाठन का तात्पर्य है कि सभी लोग शांत रहकर पढ़ें, सभी लोग शांत रहकर पढ़ें। देखिए मौन पठनम वैसे भी उच्च स्तर पर कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा, मौन पठनम वैसे भी उच्च स्तर पर कार्य करता है, और प्राथमिक स्तर पर तो सामूहिक सस्वर वाचन होता है। यहाँ हमसे पूछा गया है सामूहिक मौन पठनम, तो देखिए मौन पठनम आपका जो विषय है वो उच्च स्तर के लिए है। जैसे अध्यापक कोई गद्य का पाठ पढ़ा देगा और पाठ पढ़ाने के बाद उसकी व्याख्या, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न और पुनरावृत्ति सभी कार्य कर देगा। इसके पश्चात अध्यापक पूरी कक्षा को सामूहिक रूप से मौन रहकर उस पाठ को पुनः पढ़ने को कहेगा, और मौन पठन आपका जो है वो उच्च स्तर के लिए उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा उच्च स्तरे, ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक द्वारा छात्रेण सह कथम व्यवहर्तव्यम। शिक्षक के द्वारा छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन अ है वैयक्तिक, ऑप्शन ब है मित्रवत, ऑप्शन स है समत्वेन, ऑप्शन द है संबंध न स्थापनीय। देखिए वैयक्तिक का तात्पर्य है पर्सनल रिलेशन, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑप्शन ब है मित्रवत, मित्रवत अर्थात यदि छात्र अध्यापक और छात्र के बीच में बहुत अच्छा सा सुदृढ़ संबंध होगा तो छात्र भी कोई विषय वस्तु अध्यापक से पूछते समय हिचकिचाएगा नहीं, और अध्यापक भी छात्रों को यदि मित्र के समान समझेगा तो वह भी उनका निरंतर सहयोग प्रदान करेगा। तो शिक्षक और अध्यापक के बीच में मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, किंतु हर रिलेशन की एक लिमिट होती है, और जहाँ लिमिटेशंस होती वहीं आदर रहता है। तो पढ़ते और पढ़ाते समय अध्यापक छात्रों को पूरा सपोर्ट करे और मित्रवत व्यवहार करे। इसके अतिरिक्त पूरे समय में एक बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन और एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, मौन वाचने न आयति। मौन वाचन में कौन एक नहीं आता है? ऑप्शन अ है सामान्य मौन वाचन, ऑप्शन ब है गंभीर मौन वाचनम, ऑप्शन स है द्रुत मौन वाचनम, ऑप्शन द है आदर्श मौन वाचनम। देखिए किसी भी शब्द के साथ जब आदर्श जुड़ जाता है तो वो जो विषय वस्तु है वो अध्यापक से संबंधित हो जाती है। जैसे कि आदर्श वाचन, अध्यापक यदि किसी विषय वस्तु को स्वर, लय, गति, ताल
और उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करता हुआ बहुत स्पष्ट रूप से बोलता है तो उसको आदर्श वाचन कहा जाता है। तो आदर्श वाचन में जो आदर्श शब्द है वो अध्यापक का सूचक है, इसी कारण आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा एक विधि थी आपकी आदर्श नाट्य विधि। नाटक शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि जो थी वो आदर्श नाट्य विधि थी। आदर्श का तात्पर्य यहाँ पर भी अध्यापक ही था, यानी यदि अध्यापक स्वयं सारी विषय वस्तु बोलता हुआ यदि नाटक के लिए अभिनय भी करेगा तो वो थी आपकी आदर्श नाट्य विधि। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि आदर्श शब्द जहाँ पर भी आएगा तो वह विषय वस्तु अध्यापक की होगी। तो देखिए, आदर्श मौन वाचन का तात्पर्य है कि शांत रहकर अध्यापक स्वयं पढ़े। तो ऐसा मौन वाचन का कोई भी प्रकार उपलब्ध नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन द, क्योंकि सामान्य मौन वाचनम, गंभीर मौन वाचनम और द्रुत मौन वाचनम ये तो मौन वाचन के 3 प्रकार हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि मौन वाचन के कितने प्रकार हैं तो याद रखना है मौन वाचन के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रेष्ठ पाठकस्य गुणः नास्ति। श्रेष्ठ पाठक का कौन सा एक गुण नहीं है? पाणिनि ने अपनी पाणिनीय शिक्षा नामक पुस्तक में पाठक के श्रेष्ठ पाठक के 6 गुण एवं अधम पाठक के 6 दोष निर्धारित किए हैं। एक अच्छे पाठक में 6 गुण होंगे और एक जो बुरा पाठक है उसमें 6 दोष होंगे। तो याद रखना है कि उसी से आधार मानकर आपका प्रश्न पूछा है कि श्रेष्ठ पाठक का गुण कौन सा नहीं होगा। तो एक श्लोक है, गीति शीघ्र शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञ अल्पकंठश्च षड् एते पाठकाः अधमाः। तो गीति शीघ्र शिरः कंपी, तो ध्यान दीजिएगा पाठक का एक गुण कौन सा नहीं है। तो मैंने ये दोष बताए, गीति अर्थात गाकर बोलेगा, शीघ्री अर्थात जल्दी जल्दी बोलेगा, लिखित पाठक अर्थात लिखते लिखते पढ़ेगा, शिरः कंपी सिर हिलाएगा। तो इस प्रकार के जो दोष हैं वो तो अधम पाठक में आएंगे, किंतु माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः इस प्रकार के जो गुण हैं वो श्रेष्ठ पाठक में आएंगे। तो आपको याद रखना है कि श्रेष्ठ पाठक जब पढ़ेगा तो बहुत ही मधुर आवाज़ में बोलेगा। तो माधुर्यम आपका एक गुण है। पदच्छेद अर्थात यदि संधि की गई है तो उन संधि के पदों को तोड़कर बोलेगा और 2 पदों के मध्य उचित समय का अंतर रखेगा ताकि श्रोता को वो बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो पदच्छेद भी आपका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन स है शीघ्री, अर्थात बोलते समय बहुत जल्दी जल्दी बोले, अर्थात विराम आदि चिन्हों का प्रयोग न करे, तो ये कहलाएगा आपका शीघ्री। और शीघ्री श्रेष्ठ पाठक का एक गुण नहीं हो सकता, यह तो अधम पाठक का एक दोष है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स। देखिए, सुस्वर अच्छे स्वर में बोले अर्थात स्वर की स्पष्टता हो, ये भी आपके गुण की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आपको देखो 3 प्रश्न यहाँ प्रिपेयर हो रहे हैं। पाणिनि के अनुसार श्रेष्ठ पाठक के गुण कितने हैं तो 6 हैं, अधम पाठक के दोष कितने हैं तो 6 हैं, निम्नांकित में से एक गुण कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा शीघ्री, अर्थात पाठ को शीघ्रतापूर्वक नहीं पढ़ना है, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए 2 पदों के मध्य में उचित अंतराल रखते हुए ही पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, कस्य विधेः प्रयोगः भाषा प्रयोगशालायां क्रियते। किस विधि का प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है। ऑप्शन अ है वाक्य घटना विधि, ऑप्शन ब है भाषा यंत्र विधि, ऑप्शन स है सामूहिक पठन विधि, ऑप्शन द है संगत विधि। तो भाषा प्रयोगशाला अर्थात लिंगुआ लैब, लिंगुआ लैब में हम कोई भी विषय वस्तु रिकॉर्ड कर देते हैं और रिकॉर्ड की गई वस्तु को हम बार बार सुनते हैं और सुनने से हमारा श्रवण कौशल तो विकसित होगा ही, लेकिन ये जो भाषा प्रयोगशाला, लिंगुआ लैब, लिंगुआ फोन, ये सारे श्रवण कौशल को तो विकसित करते ही हैं, लेकिन सुनकर हम अच्छा बोलना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य केवल भाषण को सुधारना है।
अर्थात ये भाषण कौशल के लिए भी महती भूमिका निभाते हैं। तो किस विधि का प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाषा यंत्र विधि, अर्थात भाषा को यंत्रीकृत कर देना है। यंत्रीकृत का मतलब है रिकॉर्ड कर देना है, भाषा को पूरा एनालिसिस करके पुनः पुनः सुन के भाषण कौशल सुधारने के लिए भाषा प्रयोगशालाएं प्रयुक्त की जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेखन शिक्षणस्य एका विधि नास्ति। लेखन शिक्षण की कौन सी एक विधि नहीं है? ऑप्शन अ में है पेस्टोलॉजी विधि, ऑप्शन ब में है मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन स में है चित्रगीत विधि, ऑप्शन द है जैकटॉट विधि। तो देखिए पेस्टोलॉजी तो लेखन शिक्षण की एक अच्छी विधि है, मॉन्टेसरी ने तो लेखन शिक्षण पर ही बल दिया है, तो मॉन्टेसरी भी लेखन शिक्षण की विधि है। चित्रगीत विधि अर्थात चित्र को देखकर कोई कविता या कोई श्लोक बोलो, तो ये लेखन शिक्षण की कोई विधि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स जैकटॉट विधि, यह भी लेखन शिक्षण की एक विधि है। तो देखिए पेस्टोलॉजी, मॉन्टेसरी और जैकटॉट ये तीनों लेखन शिक्षण से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर हुआ। और चित्रगीत विधि लेखन शिक्षण से संबंधित नहीं है, ये तो भाषण से संबंधित है। इसमें तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित श्लोक या कविता हम बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। छात्राणां समवेत स्वरेण वदनस्य अभ्यासः केन विधिना क्रियते। छात्रों द्वारा समवेत स्वर में बोलने का अभ्यास किस विधि में किया जाता है? देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा है बोलने का अभ्यास, ध्यान दीजिएगा, बोलने का अभ्यास। और समवेत का तात्पर्य है सामूहिक रूप से। छात्र यदि सामूहिक रूप से बोलते हैं और बोलने का अभ्यास करते हैं तो सामूहिक रूप से बोलना कौन सी विधि कहलाएगी, ये आपका प्रश्न है। देखिए जिन छात्रों का कक्षा 10 के बाद संस्कृत नहीं था उनके लिए सबसे बड़ा हेडेक ये है कि एग्जाम में प्रश्न पढ़कर समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं प्रश्न के साथ साथ उसकी हिंदी दो बार क्लियर कर रही हूँ और आपको पर्टिकुलर वर्ड बता रही हूँ कि इस वर्ड का मतलब ये होगा। तो थोड़ा सा प्रश्न पढ़कर उसको सरल कीजिए, अपनी भाषा में ट्रांसलेट कीजिए उसको, फिर उसका आंसर आप सर्च करेंगे तो नेचुरली आप सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। छात्राणां समवेत स्वरेण वदनस्य अभ्यासः केन विधिना क्रियते। छात्रों द्वारा समवेत अर्थात सामूहिक रूप से, वदनस्य अर्थात बोलने का, अभ्यास यानी अभ्यास करना, तो छात्रों द्वारा सामूहिक रूप से बोलने का अभ्यास क्या कहलाएगा? तो सामूहिक रूप से बोलने का अभ्यास क्या कहलाता है? ऑप्शन अ है वाक्य पद्धति विधि, ऑप्शन ब है ध्वनि साम्य विधि, ऑप्शन स में है सामूहिक पठन विधि, ऑप्शन द है भाषा यंत्र विधि। तो सामूहिक रूप से बोलना क्या कहलाएगा? ऑप्शन स सामूहिक पठन विधि। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्याख्यानम कति विधः भवति। व्याख्यान कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन अ है सप्तविधः, ऑप्शन ब है षड्विधः, ऑप्शन स है चतुर्विधः, ऑप्शन द है नवविधः। तो व्याख्यान सामान्यतया 6 प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सहयोग विधि का अन्य नाम क्या है? सहयोग का तात्पर्य है सभी विधियों को एक साथ मिलाकर पढ़ाना, सहयोग विधि कहलाती है। तो इस सहयोग विधि का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन अ है व्यास विधि, ऑप्शन ब है समवाय विधि, ऑप्शन स है दंडान्वयी विधि, ऑप्शन द है सूत्र विधि। तो सहयोग विधि का अन्य नाम हो जाएगा समवाय विधि, अर्थात सभी विधियों को एक साथ मिलाकर बोलना या सामूहिक शिक्षण करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। रचना शिक्षणस्य सर्वोत्तमा विधि का। रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन अ है प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन ब है मंत्रणा विधि,
ऑप्शन स है क्रीड़ा विधि, ऑप्शन द है आगमन विधि। देखिए, रचना शिक्षण का मतलब है कि छात्र को स्वयं लिखने के लिए प्रोत्साहित करवाना, छात्र को स्वयं कुछ विषय वस्तु लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, अथवा छात्र स्वयं लिखे, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करे। तो देखिए, लिखकर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना रचना शिक्षण कहलाएगा। ऑप्शन अ है प्रश्नोत्तर विधि। अध्यापक जो गृह कार्य देता है वो आपका प्रश्नोत्तर विधि में ही सम्मिलित है। अध्यापक जो गृह कार्य देता है उसका समाधान छात्र घर पर जाके करते हैं और छात्र प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं, और लिखकर अपनी अभिव्यक्ति देना ही रचना शिक्षण है। तो रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि प्रश्नोत्तर विधि है। देखिए, मंत्रणा विधि में डाउट का डिस्कशन किया जाता है, तो वह उसमें लिखा नहीं जाता, उसमें तो बोलकर विषय वस्तु को क्लियर करते हैं, तो रचना शिक्षण का विषय नहीं हुआ। क्रीड़ा विधि में हम खेल खेल के माध्यम से पढ़ते हैं, तो इसमें भी छात्र ने लिखने का कोई एफर्ट नहीं किया। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर हम जाते हैं, तो यहाँ पर भी लिखने के लिए प्रोत्साहित नहीं हुआ है छात्र। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे। आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, जो कि गृह कार्य के रूप में और कक्षा कार्य के रूप में छात्रों से करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। संयोजक शब्दानाम अधिक प्रयोगः भवति। संयोजक शब्दों का अधिक प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन अ है प्रश्न कौशले, ऑप्शन ब है श्यामपट्ट कौशले, ऑप्शन स है प्रस्तावना कौशले, ऑप्शन द है व्याख्या कौशले। तो संयोजक शब्दों का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, संयोजक शब्द है यथा तथा, जैसा वैसा, उतना जितना, यावत तावत, अद्य श्व। इस प्रकार के जो दो दो जोड़े हैं वो आपके संयोजक शब्द कहलाएंगे, जो कि दो पदों को जोड़ते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य संयोजक शब्द कहलाएंगे। तो देखिए, संयोजक शब्दों का अधिक प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए, जब हम कोई किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं तो हमें बहुत सारे उदाहरण देने होते हैं, और उदाहरणों को देते समय हम लोग बहुत सारे संयोजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो संयोजक शब्दों का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग है वो व्याख्या कौशल में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। पद्य पाठ योजनायाम कीदृशाः प्रश्नाः न भवन्ति। पद्य की पाठ योजना में किस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं? पद्य की पाठ योजना में किस प्रकार के प्रश्न नहीं आते हैं? अ है सौंदर्यानुभूति प्रश्नः। पद्य पाठ योजना में सौंदर्य अनुभूति वाले प्रश्न तो आते हैं। ऑप्शन ब है केंद्रीय भाव प्रश्नः। केंद्रीय भाव और भावार्थ भी पद्य की आत्मा है, तो यह प्रश्न भी आएंगे। तुलनात्मक प्रश्नः। एक भाषा को पढ़ाकर उससे संबंधित उदाहरणों को आप अन्य विषय वस्तु के माध्यम से समझाएं एवं प्रश्न पूछें, यह तुलनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आएंगे। और तुलनात्मक विधि और तुलनात्मक प्रश्न दोनों ही पद्य पाठ में आते हैं। ऑप्शन द दे रखा है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न सामान्यतया गद्य की विषय वस्तु है, अतः पद्य में नहीं आते। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। विश्वविद्यालय आयोग कदा गठितः। विश्वविद्यालय आयोग कब गठित हुआ? तो विश्वविद्यालय आयोग के संस्थापक थे, विश्वविद्यालय आयोग जो है उसका सुविचार देने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय आयोग स्वतंत्रता प्राप्ति के 1 वर्ष पश्चात गठित हुआ है, 1 वर्ष पश्चात बना है। तो हम कह सकते हैं कि इसका स्थापना वर्ष होगा 4 नवंबर 1948। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। देखिए, पुनः दोहरा रही हूँ, आज शाम से आपकी जो डाउटफुल टेस्ट सीरीज़ है 200 प्रश्नों की, वह शाम से प्रारंभ हो रही है। तो आज से लेकर हम लोग परीक्षा तिथि तक कंटिन्यूसली वीडियो भी देते रहेंगे, और नेक्स्ट डे उसकी यूट्यूब पर व्याख्या भी अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग दे देंगे। कम से कम 8 बजे से पहले पहले व्याख्या भी आ जाएंगी।
तो आप शाम को टेस्ट भी दीजिए और अर्ली मॉर्निंग आप उसका वीडियो भी ज़रूर देखेंगे। और जितना भी मेरा कॉन्सेप्ट है उसको कॉपी में लिखिएगा आप, क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ चीज़ को आप बार बार रिकॉल करेंगे तो संस्कृत आपका बहुत अच्छे से सुधर जाएगा। आपका और मेरा हम दोनों का प्रयास है कि संस्कृत में हम कम से कम 29 नंबर तो अवश्य रूप से लाएं। तो चलिए इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।